हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक इम्पोर्टेंट सीरीज ला रहा हूँ। तो सबसे पहले आज जो है हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो रिवीजन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो जो बच्चे अभी तक जो नए चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि नए वीडियो आने पर लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग देखते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट होता क्या है? डबल सॉल्ट का मतलब होता है तुम्हारे पास एडिशन कंपाउंड विच आर स्टेबल इन सॉलिड एंड ब्रेक इनटू अ कंस्टिट्यूएंट आयन विच डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास सिंपल, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4SO4.6H2O। तो ये जो है ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये जो तुम्हारे पास दिया गया है ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो इसको अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा मतलब ये अपना प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? तो एक्चुअली तुम्हारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो उसमें तुम्हारे पास क्या होते हैं, कम्प्लेक्स आयन होते हैं। अब कम्प्लेक्स आयन किसको बोलते हैं? कम्प्लेक्स आयन का मतलब देखो, एक तुम्हारे पास नॉर्मल आयन होता है। नॉर्मल आयन जिसमें मान लो तुम पहले से पढ़ रहे होगे NaCl। NaCl क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करता है या नहीं करता है? लेकिन ये जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारे पास कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करता है। ये ब्रेक डाउन कैसे करता है? तो ये तुम्हारे पास ब्रेक डाउन करता है CO NH3 होल 6 3 प्लस और प्लस 3Cl माइनस। तो ये जो तुम्हारे पास पार्ट है ये तुम्हारे पास कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। ठीक है। तो जिसमें कि तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स आयन होंगे वो तुम्हारे पास क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है यहां तक? चलिए, नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास होता है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? तो ये तुम्हारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, जो एटम या मॉलिक्यूल या आयन है जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब लोन पेयर किसे डोनेट करेंगे? तो लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एटम में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है। तो ये अपना लोन पेयर उसे डोनेट करते हैं और वो जो है वहां पर लोन पेयर डोनेट करते हैं। हमें पता है लोन पेयर डोनेट करने का मतलब क्या होता है, वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड में तुम्हारे पास क्या होता है? जैसे तुम्हारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है। जैसे तुम्हारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हुआ? वन डोनर एटम। वन डोनर एटम का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स है या कोई भी एटम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो तुम्हारे पास नाइट्रोजन, जैसे एज पर एग्जाम्पल ले लो, नाइट्रोजन NH3 है। तो NH3 में तुम्हारे पास पता है कि नाइट्रोजन जो होता है उसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर ये जो है ये सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा। तो NH3 में तुम्हारे पास सिंपल क्या करेगा? एन जो है यही तुम्हारे पास लोन पेयर डोनेट करेगा। नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्लोरीन। तो क्लोरीन क्लोरीन एटम करेगा। H2O में ऑक्सीजन एटम करेगा। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है? वन डोनर एटम है। इसमें तुम्हारे पास क्या है? एक डोनर एटम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है तुम्हारे पास बाइडेंटेड लिगेंड। अब बाइडेंटेड लिगेंड किसे बोलेंगे? तो बाइडेंटेड लिगेंड जो होता है जिसमें कि दो डोनर एटम होता है। ठीक है, कितना है ना डोनर एटम होता है? दो। जैसे देखो ये पूरे कंपाउंड को देखो, ये सॉरी ये कंपाउंड नहीं है, आयंस है। देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है इसमें तुम्हारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन एटम है। ये दोनों एटम क्या करेगा? अपना लोन पेयर देगा। किसको? सेंट्रल एटम को दो। और ये जो तुम्हारे पास है इसको इसी को बोलते हैं C2O4 O4 2 माइनस। क्लियर है? ये आयन को हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलेटो। ठीक है। और एक तुम्हारे पास फेमस जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो तुम्हारे पास है इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन। ये दो जो एग्जांपल है बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल है, इसको अच्छे से याद कर लोगे क्योंकि ये तुम्हारे पास जब नोमेनक्लेचर आएगा तो उसमें ये चीज नीड होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं C2O4 को ऑक्जेलेटो और ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड है इसको बोलते हैं इथिलीन डायमीन। ये तुम्हारा दोनों का दोनों क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास दो डोनर एटम है। अब दो से ज्यादा अगर डोनर एटम है तो उसको हम लोग डायरेक्टली एक ग्रुप में बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीडेंटेन। पॉलीडेंटेन लिगेंड। और इसमें तुम्हारे पास जो EDTF4 माइनस है ये तुम्हारे पास क्या है? पॉलीडेंटेन लिगेंड है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? तो एम्बीडेंटेड लिगेंड देखो, हम जैसे हम यहाँ पर मैं लिख दिया हूं पहले से, दो डोनर एटम है, लेकिन वो एट ए टाइम जो होगा वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये बिहेव करेगा मोनोडेंटेट की तरह, लेकिन एक्चुअली ये मोनोडेंटेट होता नहीं, ये या तो बाइडेंटेंट होगा नहीं तो पॉलीडेंटेंट होगा, क्योंकि मोनोडेंटेंट होगा तो एक ही डोनेटम है, और फिर मोनोडेंटेंट और एम्बीडेंटेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो ये एम्बीडेंटेंट लिगेंड क्या होता है, बाइडेंटेंट होगा नहीं तो पॉलीडेंटेंट होगा, लेकिन ये जो है एट ए टाइम, मतलब कि जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब तुम्हारे पास मेटल्स होंगे उसके साथ जब ये लोन पेयर शेयर करते हैं तो एट ए टाइम कोई एक ही एटम लोन पेयर शेयर करे। जैसे एज पर एग्जांपल देखो यहाँ पर NO2 में देखोगे अभी यहाँ पर, तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो है वो मेटल को लोन पेयर डोनेट किया है, ठीक है। और इसमें देखो तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन, सेम एटम है, NO2 यहाँ पर भी है, NO2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एट ए टाइम क्या कर रहा है, एक ही जो है डोनर एटम जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर शेयर कर रहा है, और यहाँ पर जो तुम्हारे पास है ये मेटल को ऑक्सीजन जो है ये लोन पेयर दे रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। इसी में नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास, एक सेकेंड, नेक्स्ट है तुम्हारे पास इसमें किलेशन। देखो किलेशन क्या होता है, किलेशन मतलब तुम्हारे पास किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड का मतलब होता है यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ रिंग, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, रिंग का फॉर्मेशन करता है। जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल है EN, जो हम तुम्हें बताया है बाइडेंटेड लिगेंड में। तो बाइडेंटेड लिगेंड इसका जो स्ट्रक्चर तुम देखोगे, तो जब तुम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन में, तो वहां पे जो EN जो होता है ये एक रिंग की तरफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ये जो है इसी को बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड। तो किलेटिंग लिगेंड क्या होगा, बाइडेंटेंट हो सकता है या पॉलीडेंटेंट हो सकता है, मोनोडेंटेंट कभी भी नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हम आगे नेक्स्ट में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाएंगे, वहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम विच द मेटल एंड टाइटली बॉन्डेड। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जैसे ये एज फॉर एग्जांपल ये, अब इसमें तुम्हारे पास क्या है, ये जो तुम्हारे पास कोबाल्ट है, तुम्हें पता है ऑलरेडी कि ये जो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स में तुम्हारे पास जो फर्स्ट एटम होता है ये तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो तुम्हारे पास कोबाल्ट है ये तुम्हारा ये होता है तुम्हारे पास मेटल, सेंट्रल मेटल, ठीक है। और ये जो तुम्हारे पास है इसके बाद ये जो तुम्हारे पास जितने भी ब्रैकेट्स में जितने भी ग्रुप्स ऑफ एटम लिखा होता है वो सब होता है लिगेंड। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो ये जो कोबाल्ट के साथ ये कितना मेटल जो आयंस है यहाँ पर जो कोबाल्ट, ठीक है, ये यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड जो है वह कितना अपना लोन पेयर जो है ये डोनेट किया है। अब देखोगे तो सबसे पहले तुम्हारे पास सबसे यहाँ पर जो लिगेंड तुम्हें समझने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा ये NH3 होता क्या है। तो NH3 तुम्हें हम पहले भी बता दिए, NH3 जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। मोनोडेंटेट लिगेंड करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो नाइट्रोजन होगा ये नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर होगा, तो ये अपना लोन पेयर इसे देगा। तो यहाँ पर टोटल नाइट्रोजन NH3 जो है इसमें तुम्हारे पास एक NH3 मॉलिक्यूल्स में एक ही लोन पेयर होंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होगा ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा। तो इस तरीके से टोटल NH3 का 6 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल मतलब कितना लोन पेयर ये देगा, 6 लोन पेयर सेंट्रल एटम को देगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये कितना देगा, 6 लोन पेयर सेंट्रल एटम को देगा, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पर, ये जो तुम्हारे पास है Fe, यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है, और C2O4 जो तुम्हें हम पहले भी बताए थे बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ऑक्जेलेटो ये है तुम्हारे पास। तो तुम समझो बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या बताए थे वहां पे बोले थे बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है सिंपली जिसमें कि तुम्हारे पास डोनर एटम कितने होंगे, दो होंगे, एक मॉलिक्यूल्स में दो डोनर एटम होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर C2O4 का वहां पे हम स्ट्रक्चर बनाए थे, C O O- करके कंबाइन किए थे वहां पे। तो ये जो तुम्हारे पास है इसमें ऑक्सीजन जो होता है ये तुम्हारे पास डोनर एटम होता है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास C2O4, एक C2O4 में कितना डोनर एटम है, दो, दो डोनर एटम है। इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर C2O4 है कितना, एक ही है, यहाँ पर है कितना, एक ही है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर
होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जिसमें कि जैसे मान लो कि यहाँ पर तुम्हारे पास है, ये देखो ये कंपाउंड है, तो इसमें तुम्हारे पास लिगेंड कितने हैं, तो लिगेंड एक ही लिगेंड है NH3, ठीक है। तो सिंगल वन टाइप्स ऑफ लिगेंड होंगे, मतलब वन ओनली वन काइंड्स ऑफ डोनर ग्रुप्स होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोलिटिक। और हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि मोर देन डोनर ग्रुप्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, NH3 है और Cl2 है। तो ये जो तुम्हारे पास NH3 है, ये एक अलग है तुम्हारे पास डोनर एटम का टाइप्स, और ये तुम्हारे पास Cl2 ये अलग है। तो दो यहाँ पर डोनर एटम है, इसलिए इसको बोलेंगे हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में तुम्हारे पास देख लो यहाँ से, जैसे ही तुम्हारे पास ये कंपाउंड दिया गया है यहाँ पर, ये तुम्हारे पास क्लियर। तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स जानते हैं। रूल्स में क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहले से भी कि पहले जो होता है वो हम लोग केटायन का नेम लिखते हैं, और देन एनायन का नेम लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट इसको और सेकंड इसको। तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी केटायन एनायन तुम्हें यहाँ पर नहीं फिर पता चल रहा है, तो ये नॉर्मली इसी का नेम पहले लिखेंगे। तो इसमें नेम जो लिखते हैं वो सबसे पहले हम लोग नेम किसका लिखते हैं, तो नेम सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लिगेंड, लिगेंड का नेम लिखते हैं, ठीक है, किसका नेम लिखेंगे, लिगेंड का। और लिगेंड में भी देखेंगे कि जो अल्फाबेटिक ऑर्डर से नेमिंग होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इसको ये जो NH3 लिखा हुआ है, ये NH3 इसको बोलते हैं अमाइन, क्या बोलते हैं हम लोग, अमाइन बोलते हैं। तो अमाइन जो है उसका अल्फाबेटिक ऑर्डर हम लोग देखा जाए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या होता है, A से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर Cl, तो Cl जो होता है तुम्हारे पास, इसको बोलते हैं क्लोरिडो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरिडो बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो। तो देखोगे तो ये C से स्टार्ट है, या ये N से स्टार्ट है, ये A से स्टार्ट है, तो क्या होगा, सबसे पहले किसका नेम लिखेंगे, A से। तो यहाँ पर दो है, मतलब एटम्स कितने हैं यहाँ पर, दो है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, इसको डाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाई। तो ये हो गया डाई पाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद सी से देखेंगे तो सी से क्या होता है, क्लोरिडो। यहाँ पर क्लोरिडो और NO2, NO2 में डोनर एटम कौन है, N है, इसको बोलेंगे नाइट्रीटो N, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो N बोलेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास क्या करना है, जब पूरे जितना भी लिगेंड है उसका नेमिंग अगर हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम है, तो देन हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्लेटिनम। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम लोग जब इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे तो वहां पे हम लोग सीख लेंगे कैसे ये किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास उसी टाइप का, देखो ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड है इसमें देखो क्या होगा, तो ये तुम्हारा क्लोरिडो है, या तुम्हारे पास ये जो है, ये तुम्हारे पास क्या है, इथेन 1 2 डाइमैन, जिसे हम लोग EN बोले थे, हम पहले भी बताए थे यहाँ पर। और ये तुम्हारे पास फिर अगेन क्या है, Cl2 है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कैसे इसका नेम लिखेंगे, तो ये जो तुम्हारे पास है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं एक सेकेंड इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। हम्म, चलो। तो देखो यहाँ पर जो है हम लोग कैसे इसको कर रहे हैं, तो अगेन मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो ये जो तुम्हारे पास है देखो, इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, दो यहाँ पर है। तो इसका फुल नेम जो होता है वो होता है इथेन 1 2 डाई एमाइन, इथेन 1 2 डाई एमाइन। लेकिन देखो यहाँ पर ऑलरेडी इसमें तुम्हारे पास क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, इथेन 1 2 डाइमाइन में डाई एमाइन आ रहा है। तो हम लोग जो नेमिंग करते हैं, दो एटम के लिए डाई, तीन एटम के लिए ट्राई यूज करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या आया है, डाई आया है, तो इसलिए हम दो के लिए यूज करेंगे 20, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, क्लोरीन का नाम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, डाई क्लोरिडो 20। उसके बाद देखो इथेन 1 2 डाइमाइन। उसके बाद देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका आप कोबाल्ट, यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम कोबाल्ट। और कोबाल्ट के साथ हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा 3। तो देखो सबसे पहले तुम किसका नाम लिखो, केटायन का नाम लिखो, ये पूरा पूरा पोर्शन क्या है, केटायन का। और उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, एनायन। तो देखो यहाँ पर उसके बाद क्या हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, चलो। थर्ड देखो, ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड है ये, अब इसमें देखोगे तो ये जो तुम्हारे पास पार्ट है, ये तुम्हारे पास क्या है, केटायन का पार्ट है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास एनायन का पार्ट है। तो हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग सीखे हैं पहले केटायन का नाम लिखेंगे। तो केटायन यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर केटायन जो है वो पोटेशियम है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग क्या नेम लिखे, पोटेशियम लिखे हैं। उसके बाद इसमें लिखेंगे, तो इसमें जो तुम्हारे पास रूल्स है तुम्हें पहले भी बता दिए हैं। कॉम्प्लेक्स में जो रूल होता है वो क्या होता है,
इसमें तुम्हारे पास होगा, सबसे पहले इसका नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्जिलेटो। C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेटो बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर हो गया ट्राई ऑक्जिलेटो, और देन फेरेट। ठीक है, हम लोग जो कॉम्प्लेक्स जब एनायन होता है तो उसमें जो सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं वो हम उसमें हम लोग एट यूज करते हैं, एट। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जैसे तुम्हारे पास केटायन है या नॉर्मल है, उसमें देखो जो भी नेम है वो हम लोग लिख देते हैं, सिंपली लिख देते हैं। प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, आयरन है तो आयरन लिखेंगे वहां पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारे पास है ये Fe, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो फेरेट होता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग यूज किए फेरेट, मतलब एट यूज करके लगाएंगे। और विथ, तुम्हें पता है सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली ये जो है देख लेना खुद से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में देखो तुम्हारे पास पता है ऑलरेडी, आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होगा, डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो सीबीएसई क्या पूछता है, सीबीएसई तुमसे यहाँ से पूछता है ये टाइप्स का जो तुम्हारे पास दिया हुआ है, या तो ये तुमसे डेफिनेशन पूछ लेगा कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये पूछेगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी एग्जाम्पल देकर पूछ सकता है, तुमसे वहां क्वेश्चन राइज कर सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग देखते हैं सबसे पहले लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन याद रखना है, साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो डिफिनेशन लिखा, इन द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेंट लिगेंड। तुम्हें एम्बिडेंटेंट लिगेंड हम पहले भी बता चुके हैं क्या होता है उसमें, तुम्हारे पास जैसे NO2 है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास NO2 है या HCN है, ये तुम्हारे पास एम्बिडेंटेंट लिगेंड होता है। तो तुम्हारे पास अगर कोई भी कंपाउंड्स दिया हुआ है जिसमें कि तुम्हारे पास एम्बिडेंटेंट लिगेंड प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म इसमें शो करेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब अभी देखो, जैसे मान लो कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो NO2 है, NO2 में अगर सेंट्रल एटम N से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। ठीक है, और ये तुम्हारे पास इसमें देखो तो ये NO2 में क्या होगा, ऑक्सीजन से ये कनेक्टेड है, O से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर लिंकेज में चेंज आ रहा है, बट कंपाउंड इज सेम। बोथ प्लेसेस कंपाउंड इज सेम बट लिंकेज इज चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में तुम्हारे पास क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कीटैनिक और एनायनिक एंटिटीज। जैसे देख लो यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड दिया हुआ, ये कंपाउंड और ये, इस कंपाउंड में तुम्हें डिफरेंस क्या दिखेगा। अभी जो देखो यहाँ पर ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ जो लिगेंड लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, NH3 लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर प्लेटिनम के साथ क्या है, क्लोरीन है, Cl4। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम अगर इस साइड देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, देखो NH3 टोटल 4 है, यहाँ पर क्या होगा, इसमें का एक क्लोरीन इसके साथ आ गया और NH3 टोटल 3 हो गया। और इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ पर जो है इसमें का जो एक NH3 जो इसमें टोटल 3 थे वो यहाँ पे आ गए, और क्लोरीन का कितना एटम हो गया, 3 एटम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो तुम्हारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में तुम्हारे पास क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल होना चाहिए। अगर H2O मॉलिक्यूल्स होगा तो देन वहां पे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो क्रोमियम में H2O का मॉलिक्यूल्स कितना है, टोटल 6 है, और ये Cl3। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर H2O कितना हो गया, 5 हो गया, और इसमें का एक H2O बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक H2O बाहर होगा, और क्लोरीन जो होगा एक इसमें इन कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन का एटम हो गया 2, और ये तुम्हारे पास एक क्लोरीन अंदर आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया, और ये तुम्हारे पास बाहर हो गया H2O। तो ये इस टाइप का जब भी H2O का मॉलिक्यूल रहेगा तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट है तुम्हारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में तुम्हारे पास क्या होगा, काउंटर आयन जो होता है वो डिस्प्लेस करता है, काउंटर आयन डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास काउंटर आयन बोलते हैं किसको, ये वाले कोर्स, ये जो ब्रोमीन है ये तुम्हारे पास क्या है, काउंटर आयन है। क्लियर है, तो यहाँ पर तुम देखोगे तो अभी तुम इस कंपाउंड को देखोगे और इस कंपाउंड को देखोगे, तुम्हारे पास क्या है, अभी देखो अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, CONH3 हॉल 5SO4, इस पे मिलेगा निगेटिव चार्ज, और इस पे मिलेगा, सॉरी, इस पे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे मिलेगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर काउंटर आयन Br माइनस बना। उसी तरीके से यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, SO4 2 माइनस बनेगा। क्या बनेगा, SO4 2 माइनस बनेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास काउंटर आयन है वो क्या हो रहा है, चेंज कर रहे हैं, काउंटर आयन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस में चेंजमेंट आ रहा है, मतलब आयंस चेंज करें, यहाँ पर काउंटर आयन Br माइनस है, यहाँ पर SO2 माइनस है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा।
नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं वार्नर थ्योरी। तो वार्नर थ्योरी क्या बोलता है? तो वार्नर थ्योरी मेनली जो है वह नेचर ऑफ बॉन्डिंग को बताता है। किसको बताता है? नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताता है। मतलब तुम्हारे पास क्या होता है कि सेंट्रल एटम जो होता है, ठीक है, वह सेंट्रल एटम के पास दो टाइप्स का वैलेंसी होता है। ठीक है, कितने टाइप्स का? दो टाइप्स का वैलेंसी होता है। इसमें तुम्हारे पास नंबर वन जो आता है वो तुम्हारे पास होता है प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंड होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? वो आयोनाइजेबल होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है। फिर देन हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी किसे बोलते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी मेनली तुम्हें जो मिलेंगे वो मिलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से। कोई भी तुम्हारे पास कंपाउंड लिखा हो उसमें जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या बताता है? प्राइमरी वैलेंसी को बताता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो तुम्हारा क्या बताता है? सेकेंडरी वैलेंसी को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है। तो जैसे ये तुम्हारे पास दिया हुआ है CONH3 ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? प्राइमरी वैलेंसी भी फाइंड करना है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? इसका ये जो तुम्हारे पास है मेटल, सेंट्रल मेटल है CO, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कैसे करते हैं? देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले इसका जो होगा तुम्हें क्या करना है? इसका फाइंड करना है, तो इसको X एज्यूम करोगे, प्लस ये NH3 है। जितने भी तुम्हारे पास कंपाउंड्स है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। ठीक है, जितने भी कंपाउंड जैसे H2O हो गया, तुम्हारे पास C2O4 हो गया, या NH3 हो गया, ये सबका जो तुम्हारे पास होगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो होगा। जितने भी तुम्हारे पास आयन जैसे Cl माइनस होता है, F माइनस होता है, O पे 2 माइनस होता है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो 2 माइनस होगा। ऑक्सीजन का 2 माइनस होगा, क्लोरीन है तो -1 होगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा? जीरो। तो जीरो इंटू कितना एटम्स है? 6 का है, तो ये 6 हो गया, प्लस ये तुम्हारे पास Cl3 है, तो अभी जस्ट बताया है क्लोरीन का कितना होता है? -1, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। क्लियर है, तो यहाँ से x प्लस -3 इज इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू क्या मिल गया? +3। तो ये इसका प्राइमरी वैलेंसी हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा इसका? तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा इसका वो तुम्हारे पास होगा, सेकेंडरी वैलेंसी होगा क्या बताया? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये तुम्हारे पास मोनोडेंटेन लिगेंड है। तो मोनोडेंटेन लिगेंड कितना होता है? ये टोटल 6 दिए हुए हैं, तो तुम्हें पता है कि ऑलरेडी एक मोनोडेंटेन अगर लिगेंड है तो वो कितना बॉन्ड बनाएगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक फॉर्म करता है, तो टोटल कितना लिंकेज होगा इसके साथ? टोटल 6 होगा ना। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 होगा, इसलिए इसका सेकेंडरी वैलेंसी भी कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसमें हम लोग देखते हैं इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा? प्राइमरी वैलेंसी हम लोग फाइंड करते हैं, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कैसे होगा? देखो यहाँ पर प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम का X प्लस क्लोरीन का ऑलरेडी तुम्हें पता है कितना होता है? -1, तो 2 इंटू -1, और EN एक कंपाउंड है तो इसका क्या होगा? 0 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इस पूरे कंपाउंड पे देखोगे, अभी तुम्हारे पास अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें जितने भी एटम्स होंगे, ये जितने भी एटम है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना हो गया? जीरो हो गया। लेकिन ये तुम्हारे पास ऑलरेडी एक आयंस के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो इसके पास चार्ज होगा वही होगा। ठीक है, तो इसका टोटल सम कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? x -2 इज इक्वल टू 2। सिंपल, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 + 2, x इज इक्वल टू 4। तो इसका जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है। सिमिलरली सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं? इसका जो तुम्हारे पास है, इसमें जो तुम्हारे पास देखो यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन तुम्हें पता है कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, तो इसका जो होगा 2, दो एटम है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है, और ये तुम्हारे पास क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है, तो बाइडेंटेट लिगेंड तुम्हें पता है कि ऑलरेडी दो डोनर एटम होता है, तो EN जो है वो तुम्हारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 4 दैट इज 6। तो इसका ये सेकेंडरी बैलेंसी होता है। तो वार्नर थ्योरी यही बताया है। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। दो टाइप्स का बैलेंसी होता है, एक तुम्हारे पास क्या होता है? प्राइमरी बैलेंसी, और एक तुम्हारे पास होता है सेकेंडरी बैलेंसी। तो अच्छे से इसको समझ लोगे, ये अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यही जो है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी बैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी बैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग इन
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? तो इसमें तुम्हारे पास दो टाइप्स का थ्योरी पढ़ना है। नंबर वन पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग वीबीटी बोलते हैं, और सेकेंड वन जो है वो तुम्हारे पास है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम लोग सीएफटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है? द इम्पिटी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम और आयन विथ द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड कंटेनिंग लोन पेयर। मतलब तुम्हारे पास सिंपली यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेंट्रल एटम जो होता है और तुम्हारे पास जो लिगेंड है, उसके बीच में जो इम्पिटी ऑर्बिटल्स है, इम्पिटी ऑर्बिटल किसके पास होंगे? सेंट्रल एटम के पास होंगे। और फील्ड ऑर्बिटल्स किसके पास होंगे? लिगेंड के पास होंगे। तो जिसमें कि लोन पेयर कंटेन कर रहा हो। तो ये सिंपली इसके साथ क्या होता है? लिंकेज होता है। मतलब मेटल और जो तुम्हारे पास लिगेंड है उसके बीच में जो बॉन्डिंग होता है, मेनली उस चीज को ये बताता है। ठीक है। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स जो है वो डायमैग्नेटिक होगा। कब? जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो डायमैग्नेटिक होगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। मतलब सारे के सारे क्या होंगे? पेयर्ड फॉर्म में होंगे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारामैग्नेटिक बोलेंगे। क्लियर है? अब देख लो यहाँ पर तुम्हारे पास जो ये जो मेटल्स है, इसमें तुम्हारे पास क्या होता है कि कौन कौन सा ऑर्बिटल्स यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हाइब्रिडाइजेशन लिखा होता है। ठीक है। तो ये इसमें जो मेटल्स जो है वो ऑर्बिटल्स यूज करते हैं, वो तुम्हारे पास n-1d यूज करते हैं, ns यूज करते हैं, np यूज करते हैं, nd यूज करते हैं। ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बताते हैं? ज्योमेट्री उसका बताते हैं। ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास दो टाइप्स का होता है। एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो तुम्हारे पास जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा यूज करते हैं? इनर, दैट इज n-1d ऑर्बिटल यूज करता है। ठीक है। इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा? लेस नंबर का होगा। ठीक है। सेकेंड है तुम्हारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में तुम्हारे पास क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि तुम्हारे पास आउटर डी ऑर्बिटल करने का मतलब है तुम्हारे पास एनडी ऑर्बिटल यूज करते हैं। ठीक है। और ये तुम्हारे पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे तुम्हारे पास ये एग्जांपल यहाँ दिया हुआ COCN4 होल स्क्वायर ब्रैकेट 4 माइनस। ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे पास ये दिया हुआ COF6 स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस। ठीक है। तो ये जो है कैसे ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या कैसे ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर अब जो ये VVT के अकॉर्डिंग हम लोग को मेनली जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे वो मिलेंगे sp3। ठीक है। और sp3 पे जो शेप होते हैं वो होते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है। sp3 पे जो शेप होते हैं क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल। और सिमिलरली dsp2 होते हैं, उसमें तुम्हारे पास होते हैं स्क्वायर प्लेन। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या होगा? कितने ऑर्बिटल्स यूज करेंगे? 4 ऑर्बिटल यूज करेंगे। 4 ऑर्बिटल कैसे? देखो यहाँ पर sp3 लिखा हुआ है, s का 1 और p का 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो ये तुम्हारे पास 4 ऑर्बिटल यूज करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सिमिलरली d का 1, s का 1 और p का 2 ऑर्बिटल अगर यूज करें तो उसको बोलते हैं dsp2। और उसमें शेप जो होता है क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तुम्हारे पास क्या होता है? जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है D2sp3 या sp3d2, दोनों होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो D2sp3 देखो यहाँ पर ये इसमें देखो D कौन सा यूज किया हुआ है? अंदर वाले यूज किया हुआ है। ठीक है। इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और यहाँ पर देखो ये है तुम्हारे पास sp3d2, यहाँ पर देखो जो D है वो आउटर है। ठीक है। इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन दोनों में जो शेप होगा वो सेम ही होगा, ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं इसका ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या था? तो ये जो है ये मैग्नेटिक डाटा, मतलब कि कौन सा मेटल जो है वो तुम्हारे पास इसमें अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, ये चीज तो मुझे पता चल गया था। लेकिन कौन पारामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, ये चीज जो है ये एक्सप्लेन नहीं किया कौन? VVT। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे ऐसा लिगेंड होता है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं, तो इसके बीच में ये डिफरेंस नहीं बताया गया। और ये कलर के बारे में नहीं बताया गया था। ठीक है। कॉम्प्लेक्स का कैसा कलर होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो होता है वह कलर शो करते हैं। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये नहीं बताया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि इसमें जो तुम्हारे पास जो बॉन्डिंग होता है वो किसके किसके बीच में होता है? ये तुम्हें पता है, सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारे पास जो फोर्स लगते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। मतलब ये तुम्हारे पास मेनली CFT जो है वो आयनिक नेचर बता रहा है। ठीक है।
और VBT जो था तुम्हारे पास क्या बताता है, कोवेलेंट नेचर, कंपाउंड का कोवेलेंट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी जो तुम्हारा क्या बताएगा, आयनिक नेचर को बताता है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो आयनिक नेचर के होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन, ठीक है। ऑलरेडी तुम्हें पता है कि डी में जो होता है टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। डी में क्या कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और तुम्हें ऑलरेडी ये भी तुम्हें पहले से पता है कि इसमें जो होता है क्या होता है, सबका एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होते हैं, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिपल्सन होने की वजह से क्या हो गया, इसमें कोई भी डीजेनरेसी नहीं रहा, ठीक है। इसमें कोई भी डीजेनरेसी नहीं रहा। डीजेनरेसी नहीं रहा मतलब क्या होगा, ये जो टोटल 5 ऑर्बिटल्स है ये पार्ट्स में ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है, स्प्लिट कर जाते हैं। कौन कौन सा, एक है तुम्हारे पास डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और सेकेंड है तुम्हारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है दो ब्रेक कर जाते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड जो है कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है, आई माइनस बी आर माइनस एस सी एन माइनस सी एल एच टू माइनस एफ माइनस, ये सब, ठीक है। यहाँ पर अब ये जो तुम्हारे पास इसमें, ये तो तुम्हें ऑर्डर पता चल गया, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कौन सा वीक लिगेंड है या कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ऑर्डर से तो तुम देख लोगे। लेकिन यहाँ पर जनरली जो होता है, ये जो तुम्हारे पास H2O है, H2O के पीछे जितने भी है ये सब है, ये सबको जनरली क्या किया जाता है, वीक लिगेंड हम लोग यूज करते हैं। और ये जो है तुम्हारे पास क्या होता है, इसके आगे जितने भी ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे Cn माइनस है या CO है, ठीक है, या En है या NH3 है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसको याद कर लोगे अच्छे से। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम पढ़ना था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देखो, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे पहले देखते हैं, और देन हम लोग टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो है तुम्हारे पास स्प्लिट किया है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये तुम्हारे पास दिया हुआ है। अब तुम्हारे पास ऑलरेडी पता है कि इसमें जो क्या होगा, रिपल्सन की वजह से क्या होगा, इसका एनर्जी लेवल बढ़ा है, देखो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है ना, तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ा है, ठीक है। तो ये टोटल अभी 5 ऑर्बिटल्स जो है, ये डी का है, ये इसका एनर्जी लेवल बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर गए, ये स्प्लिट कर गए हैं, ठीक है, ये क्या कर गए, स्प्लिट कर गए। अब स्प्लिट कैसे किए, तो देखो ये जो है सेंटर टू सेंटर जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेरी सेंटर बोलते हैं। और इसमें तुम्हारे पास दो ऑर्बिटल्स ऊपर आ गए हैं, ये दिस वन, एंड 3 ऑर्बिटल नीचे है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग T2G, और इसको बोलते हैं हम लोग EG, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, T2G बोलते हैं, और इसको बोलते हैं EG। अब T2G में टोटल तुम्हारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन, DXY DYZ एंड DZX, ठीक है। और EG में तुम्हारे पास दो होते हैं, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, क्लियर है। और इसमें जो तुम्हारे पास है ये बेरी सेंटर है, और बेरी सेंटर के से यहाँ तक का जो तुम्हारे पास डिस्टेंस है, ये 3/5 डेल नॉट है, और यहाँ पर है 2/5 डेल नॉट, क्लियर है। तो ये जो तुम्हारे पास है, ये ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग करते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारे पास है ये डेल नॉट, अगर तुम्हारे पास पेयरिंग एनर्जी P4 क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, पेयरिंग एनर्जी। तो अगर देखो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा मतलब क्या, अगर तुम पहले से भी जानते हो किसी भी कंपाउंड में या किसी भी जिसपे चार्ज रहता है, या तुम्हारे पास जो ज्यादा जिसके पास एनर्जी रहता है, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है या नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। तो अगर देखो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो पेयरिंग का ज्यादा है, तो ये अनस्टेबल करेगा, इसलिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा, क्या नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा। अगर पेयरिंग नहीं होगा, डेट इज कॉल्ड, वहां पर जो लिगेंड हो वो कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, कैसा होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में देखो यहाँ पर, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होता है कि इसमें जो ऑर्बिटल्स है यहाँ पर, ये जो ऑर्बिटल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर ये टोटल तुम्हारे पास 3 होते हैं नीचे, ये ये है तुम्हारे पास DXY DYZ और DZX, और ऊपर में जो तुम्हारे पास होते हैं वो दो होते हैं, DX स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या है, बिग फील्ड लिगेंड है, तो बिग फील्ड लिगेंड क्या करता है, वो पेयरिंग नहीं करता है, ठीक है, बिग फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करता है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एज्यूम कर लो D3, तो D3 में तुम क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करोगे, तो D3 तक तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम D4 में जाओगे, तो D4 में तुम्हारे पास क्या है, ये बिग फील्ड लिगेंड,
और वीक फील्ड लिगेंड में तुम्हारे पास पेयरिंग नहीं होता है, तो D4 का कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाता है वो तुम्हारे पास क्या हो जाता है, इसमें तुम्हारे पास कितना होगा 1 2 3, मतलब कि टी नीचे वाले को T2G बोलते हैं, तो T2G इसमें 3 और एक इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, ठीक है यहाँ पर। लेकिन यही तुम्हारे पास अगर हम लोग बात कर लेते हैं डेल नॉट जो है तुम्हारे पास पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है वहां पर ये वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे पेयरिंग कराएंगे, तो पेयरिंग कराएंगे तो क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वहां पे पेयरिंग करवाएगा, ठीक है। तो वहां पर तुम्हारे पास क्या होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तो इस केस में क्या होगा D3 तक तो सही है सेम ही होगा, लेकिन D4 में क्या होगा अगेन इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D4 का क्या हो जाएगा T2G4, और इस केस में EG क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल में, तो टेट्राहेड्रल के केस में सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। क्लियर है, ये तुम्हारे पास एनर्जी है और इसका एनर्जी बढ़ने की वजह से ये जो तुम्हारे पास है यहाँ पर एनर्जी लेवल इसका बढ़ गया है, और यहाँ पर जो स्प्लिट होता है उसका रिवर्स होता है। ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है यहाँ पर रिवर्स होता है। वहां पर तुम देखे हो कि Eg ऊपर में था T2G नीचे था, अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा T2G ऊपर हो गया और Eg नीचे होगा, और T2G में टोटल तुम्हारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, dxy dyz एंड dzx, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर Eg में टोटल तुम्हारे पास होंगे नीचे 2 ऑर्बिटल्स और T2G में ऊपर तुम्हारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट है ये जो तुम्हारे पास है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है कि टेट्राहेड्रल में जो होता है डेल टी ये 4/9 टाइम्स होता है डेल नॉट। देख रहे हो ये टेट्राहेड्रल का जो एनर्जी है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। तो ये तुम्हारे पास रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन है ये तुम्हारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, एन जो है वो तुम्हारे पास सेल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है ये एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है, चलो देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है Fe CN6 4-, अब इसका तुम्हें नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताना है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग का मतलब क्या है, ये किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, या ये पारामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया हूँ आंसर, चलो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या करना होगा, ये जो तुम्हारे पास है Fe CN6 4- है ना, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए हम सेंट्रल एटम को एक्स एज्यूम करेंगे, एक्स प्लस Cn का क्या होता है, Cn का होता है -1, तो -1 इंटू 6 इज इक्वल टू, ऑलरेडी इस पे टोटल पे चार्ज है 4-, तो इसके इक्वल करेंगे 4 माइनस के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, तो x क्या मिला यहाँ पर 2। इसका मतलब तुम्हारे पास यहाँ पर जो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या होगा +2 हो गया। अब +2 हुआ, देन अब तुम्हें क्या करना है इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास Fe2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये तुम्हारे पास Fe का है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो मैं इसलिए लिखा हूं Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि तुम्हें पता चलना चाहिए कि यहाँ पर +2 है या +3 है, तो कैसे हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं। तो अभी जो तुम्हारे पास है ये Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो यहां से तुम्हें क्या करना है +2 का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा जो लास्ट सेल होता है उससे लूज करेगा। तो यहाँ पर लास्ट सेल ये देखो ये एनर्जी लेवल के अनुसार ये 3D में लिखा हुआ है लास्ट में, लेकिन आउटर मोस्ट सेल जो है ये तुम्हारे पास 4s है,
ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां से पहले लूज करेगा, ये जो तुम्हारे पास है ये इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा, ठीक है। तो अब जो तुम्हारे पास है ये देख लो, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स था इसमें जो ये लूज कर दिया है। तो अब जो तुम्हारे पास जो रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन है ये Fe2+ का है, ठीक है। तो इसके पहले देखोगे यहाँ पर, तो ये जो P3P6 तक है ये सब के सब पेयरिंग है, इसमें कोई भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम नहीं है। मेनली तुम्हें जो देखना है वो देखना है 3D6 में। अब डी में तुम्हें पता है ऑलरेडी कितना ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेकेंड वन 6। क्लियर है। अब देखना है तुम्हें, तुम्हारे पास क्या है कि ये सी एन जो है, ये सी एन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, मैंने ऑर्डर बता दिया। वहां पे देखोगे तो सी एन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कर देता है, ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारे पास है ये देखो, अभी तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स या ये इलेक्ट्रॉन्स या ये इलेक्ट्रॉन ये चारों तुम्हारे पास क्या है, अनपेयर्ड है। तो इसको क्या करेगा, ये पेयरिंग कर देगा, क्योंकि तुम्हारे पास सी एन है। सी एन तुम्हें पता है ऑलरेडी कि टोटल कितना सी एन है, 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने वाला है। तो 6 लोन पेयर देगा, किसको देगा, सेंट्रल एटम को देगा। तो सेंट्रल एटम में उतने ऑर्बिटल्स वैकेंट होना चाहिए ना, जिससे कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सके। इसलिए क्या करेगा, ये जो है ये पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग किस तरीके से करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें चला जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 1, 2, 3, ये 1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये जो तुम्हारे पास है ये दो वैकेंट हो गया। टोटल तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो ये किसका है, डी का। ये तुम्हारे पास डी का ऑर्बिटल्स हो गया। और ऑर्बिटल्स यूज करेगा तो हम बता चुके हैं, एनएस यूज करेगा, तो एनएस तुम्हारे पास एक ही ऑर्बिटल्स का है। और पी टोटल कितना होता है, 3 का, 1, 2, 3। तो ये टोटल तुम्हारे पास पी का ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिडेशन हो, ये जो ऑर्बिटल्स यूज करेगा यही तुम्हारे पास हाइब्रिडेशन होगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, डी का कितना यूज किया है, 2, एस का 1, और पी का 3। तो देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। क्लियर है। ये जो तुम्हारे पास हाइब्रिडेशन ऑलरेडी हम आंसर लिख चुके हैं यहाँ पर, D2sp3। अब तुम्हारे पास देखना है यहाँ पर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो हम पहले भी बता दिए हैं, पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब वहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। और पैरामैग्नेटिक अगर रहेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, देन हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि एन जो होता है वहां पे हम क्या बताएं, रूट अंडर n × n+2 में क्या बताया है, एन जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे एन जब तुम्हारे पास रहेगा तभी तो तुम मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करोगे। अभी तुम्हारे पास क्या है यहाँ पर, इस केस में तुम्हारे पास देखोगे तो एन जो है दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, क्योंकि सब जो है यहाँ पर देखो ये सब के सब क्या है, पेयरिंग में है। तो ये जो तुम्हारे पास मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर ये सब के सब क्या है, पेयरिंग में है। अभी तुम्हारे पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर में नहीं है। तो इस केस में तुम्हारे पास अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक। देखो यहाँ पर आंसर क्या है, डायमैग्नेटिक। वही तुम्हारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक है, देखो कैसे आता है पैरामैग्नेटिक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगेन सेम प्रोसेस जाएंगे। क्या है तुम्हारे पास, Fe F6 3-। तो इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो ऑक्सीडेशन से तुम्हें सेंट्रल एटम का फाइंड करना होता है, तो क्या होगा, एक्स, फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, एक्स, सॉरी, एफी का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस तुम्हें सेंट्रल एटम का फाइंड करना, और फ्लोरीन होता है -1। तो -1 × 6 इज इक्वल टू कितना होगा, -3 हो जाएगा। तो एक्स -6 इज इक्वल टू -3। तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, -3 + 6, जो मिलकर हो गया +3। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिला, +3 मिला, ठीक है। क्या मिला, +3। तो अगेन तुम्हें क्या करना है, एफी का लिखना है। एफी का ऑक्सीडेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 3d6, ये होता है। क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है, इसी में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लो कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, +3 का मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे, तो सबसे पहले ये जो तुम्हारे पास पोर्शन है इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे, और ये जो तुम्हारे पास है 3d6, ये क्या हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो ये बन जाएगा 3d5। क्लियर है, ये क्या बन जाएगा, 3d5 बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें तुम्हारे पास क्या करना है, अगेन तुम्हें इसको लिखना है, अगेन
ऑर्बिटल्स में, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो इसमें टोटल 5 1 2 3 4 5। तुम्हें क्या देखना है? लिगेंड को देखना है। किसको देखना है? लिगेंड को देखना है। तो लिगेंड तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर लिगेंड जो है तुम्हारे पास, ये देखो लिगेंड क्या है? फ्लोरीन है। और फ्लोरीन तुम्हारे पास क्या होता है? वीक लिगेंड होता है। तो वीक लिगेंड क्या करेगा? पेयरिंग कराएगा? कभी नहीं कराएगा। ठीक है, वीक लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो इसमें जो तुम्हारे पास है, ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एज इट इज रहेंगे। इसमें जो है वो पेयरिंग पुशअप करके पेयरिंग नहीं कर सकता है। तो तुम्हें कितना चाहिए देख लो। अगेन तुम देखोगे तो यहाँ पर 6 है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन में ऑलरेडी तुम्हें पता है कितना है, 6 है। तो सेंट्रल एटम को वैकेंट डी ऑर्बिटल्स कितना, वैकेंट ऑर्बिटल्स कितना मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए। तो ये कहाँ से यूज करेगा? तो ये जो तुम्हारे पास यूज करेगा, ये नेक्स्ट आगे का यूज करेगा। ठीक है, क्या यूज करेगा? एस का यूज करेगा। पी में टोटल 3 है, तो 1 2 3 ये यूज करेगा। एंड डी का यूज करेगा। तो डी में टोटल 5 होते हैं, लेकिन ये इसे नीड है, ये डी का है ना। तो जो डी का यूज करेगा वो एस का 1, पी में टोटल 3 है, तो ये 3 टोटल यूज करेगा, और डी का 2 यूज करेगा। तो इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? sp3d2। क्लियर हो रहा है? अब देखो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट, या तुम्हारे पास देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि तुम्हारे पास जब ये हाइब्रिडेशन तुम लिख लोगे उसके बाद तुम्हें अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखना होगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास एक भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग में नहीं है, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक होगा तो इस केस में तुमसे क्या पूछ सकता है? वो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला पूछ सकता है। तो यहाँ पर एन इक्वल टू क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है? रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 × 5 + 2, जो तुम्हारे पास हो जाएगा 35। ये, तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से कर लो। तो इसमें जो है, और जो है तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो मेनली हम अभी नहीं किए इसमें, तो वो हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो हम लोग वहां पे कर लेंगे। और ये जो है मेनली हम इसलिए देखो, हम मैंने मैंने बोला था कि तुम्हारे पास पीवाईक्यूज का सीरीज हम लाएंगे, लेकिन मैंने ये चैप्टर इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया है, क्योंकि अगर तुम इस वीडियोस को अगर तुम देख ले रहे हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम कराएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट में जब हम क्वेश्चन लाएंगे वहां पे, ठीक है, तो वो जो है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज के लिए मैंने यहाँ पर पहले क्या है, कंप्लीट रिवीजन जो है तुम्हारे पास एक हम पीडीएफ वीडियोस तुम्हारे लिए ला दिए हैं कोऑर्डिनेशन का मार्ग, जिससे कि पहले तुम ये देख लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो तुम्हारे पास जो वीडियोज आएंगे वो तुम्हारे पास क्या आएंगे, इसका पीवाईक्यूज के आएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर तुम नए आए हो इस चैनल पे, तो क्या करना है, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अगर ये तुम्हारे पास वीडियोस तुम्हें अच्छा लगा, ठीक है, तो इसको लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ लाइक करना है और शेयर करना है। अगर तुम्हारे पास और भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तुम क्या करोगे, मुझे कमेंट्स करोगे। कमेंट्स में तुम्हारे पास, मैं कमेंट्स को देखूंगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, नहीं तो मुझे अच्छे से कमेंट्स करो। ठीक है, और लाइक कर दो। थैंक यू।